राधे राधे दोस्तों। आज काफ़ी दिन बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है क्योंकि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी जैसे कि क्या बोलते हैं इंडिया बांग्लादेश रिलेशन को लेकर के। फिर इसके बाद कोई वीडियो नहीं आया क्योंकि समय की व्यस्तता होने के कारण कोई वीडियो नहीं आ पाया। और खैर आज हम लोग बात करेंगे इंडिया म्यांमार के बारे में। लास्ट वीडियो हमने इंडिया बांग्लादेश के बारे में बात किया था, तो उस टाइम पे बांग्लादेश काफ़ी चर्चा में था और वो मैंने वीडियो बनाया था। लेकिन पता है उसको यूट्यूब ने शायद कुछ कारण से काफ़ी दिन के लिए वेटिंग में डाल दिया और शायद वो वीडियो हाल ही में अपलोड होगा। तो आज हम लोग बात करेंगे इंडिया म्यांमार के बारे में। तो समय ज़्यादा नहीं जाहिर करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूँ। ये वीडियो मैं तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि 2 बार बैटरी कम होने के कारण वीडियो सही से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, जिसके कारण वो कट हो गया। तो मैंने फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ पूरा वीडियो। और दूसरी बात ये है, समय की व्यस्तता के कारण ये वीडियो मैं रात्रि के 2 बजे, आज 17 तारीख है 2026 है, तो रात्रि के 2 बजे इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो खैर ऐसी बात नहीं कहेंगे कि मैं मतलब कि आप लोगों के लिए मैं इतना कैसा मतलब कि बड़ा वो है कि हमारे लोगों के लिए वीडियो बना रहा है, इतना पढ़ नहीं सकता ये वो। यार ठीक है, वो सब चीज़ें अलग बातें होती हैं। मतलब कि मेरा भी इससे बेनिफिट है, मैं आप लोगों को बोल के कुछ चीज़ें बताऊंगा तो मेरा भी रिवीजन हो जाएगा, मेरे को भी कंफर्म पता हो जाएगा उस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो मैं हर हमेशा मेरे पास एक पेज रहता है, बस मैं उसके सहारे कुछ की पॉइंट देखता रहता हूँ और बताता रहता हूँ। ठीक है, जिससे कि सब लोगों को मालूम हो, कुछ गलत चीज़ें ना आप लोगों को मिले, क्योंकि कुछ ये सोशल मीडिया पे बहुत सारा कंटेंट है और कुछ गलत है सही है, तो आप लोग देखिएगा, जहाँ सही मिले तो वहाँ से देखिएगा। ठीक है, हम लोग बात करते हैं खैर अपने इंडिया में राजनीतिक संकट को लेकर के, वहाँ के पॉलिटिकल क्राइसिस को लेकर के। सबसे पहले देखो 1058 का समय होता है, 1058 AD का समय होता है। वहाँ पर किंग होते हैं अनुवर्द अनुवर्द वहाँ के राजा होते हैं। उनके द्वारा बौद्ध राजतंत्र की स्थापना म्यांमार में कर दी जाती है। म्यांमार एक बौद्धिक कंट्री है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और वो किस प्रकार के बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, वह ऐसा कोई बौद्ध धर्म नहीं पालन करते हैं जो कि एक हम लोगों के जहन में एक चीज़ बसा हुआ है कि बौद्ध जैनी बहुत ही वैसे होते हैं, क्या बोलते हैं, अहिंसात्मक प्रकृति के होते हैं, सौम्यता वाले होते हैं और बहुत ही नम्र स्वभाव के होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, वो बड़े ही अराजकतावादी हैं म्यांमार के बौद्धिस्ट। और क्या बोलते हैं, बड़े ही आज़ादी के लिए उन्होंने बड़ा ही अराजकता किया और बड़े ही संघर्ष से लड़ाई लड़ते हैं वो लोग, ऐसे हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ वैसा ना पालिएगा कि बौद्ध बड़े ही वैसे थे। तो बौद्धों की ये एक नए टाइप है जो वहाँ पर है। ठीक है, तो इसके बाद में फिर क्या होता है, वो राजाओं का शासन चलता है। फिर इसके बाद में जब ये ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन होता है वहाँ पर, तो जब ब्रिटिश का उपनिवेश बनता है म्यांमार, तो इसके बाद में वह आंग्ल बर्मा युद्ध से, फर्स्ट आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। आंग्ल बर्मा युद्ध के बारे में आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मालूम होना चाहिए फर्स्ट आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ, जो कि 1824 से 1826 तक चला था। इस आंग्ल बर्मा युद्ध में क्या होता है कि यार क्या होता है, हाँ, इसमें क्या होता है कि उन्होंने 1874 तक पूरे म्यांमार पर कब्जा कर लेते हैं। 1874 तक, क्योंकि 1824 24 से 26 तक तो होता है, तो वो लोग स्टार्ट कर देते हैं उस टाइम से कब्जा करना। लेकिन 1874 तक पूरा म्यांमार ब्रिटिश के अधीन आ जाता है। और 1885 तक बर्मा इंडिया ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस से जुड़ जाता है। मतलब कि ब्रिटिश इंडिया का एक नया प्रोविंस स्टेट के रूप में उसे मतलब कि बना दिया जाता है कि ये भी एक हिस्सा है म्यांमार। तो 1935 में लेकिन इसे अलग कर दिया जाता है, 1935 में। ठीक है, और ये क्राउन कॉलोनी बना दी जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या होता है, 1942 का समय आता है। उस टाइम पे द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, लास्ट चरण चल रहे थे। और जापान के समर्थन से हमारे नेताजी भी हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए म्यांमार की सीमा से भारत पर आक्रमण के लिए आए हुए थे। खैर उनकी कई रेजिमेंट थी, उनकी बातें अलग हैं, उसकी वीडियो देखेंगे अगर समय मिलेगा तो कभी बातें करेंगे उनके बारे में। उनकी कई सारी रेजिमेंट थी, उनमें कई नाम अच्छे हैं जो कि एक नाम पूछा गया था, खैर एक एग्ज़ाम में, शायद यूपीएससी में भी एक नाम पूछा गया था एक लेडी का। तो फिर इसके बाद में क्या होता है, 1948 में
ये आज़ाद हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी सारे राष्ट्र आज़ाद हो रहे थे। जिसने थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते हैं, तो वो मैक्सिमम कंट्री उसी समय की आज़ादी वाले देश हैं। तो क्या होता है, 1948 में म्यांमार भी आज़ाद होता है। म्यांमार में एक संघ एसोसिएशन होती है, जो कि वही समुदाय होते हैं बौद्धिस्ट, वही बौद्धिस्ट समुदाय होते हैं जो कि अराजकता से अपने देश को आज़ाद कराते हैं। तो वे बौद्धिस्ट संघ, जो संघ होता है, संघ और सेना, वहाँ से दोनों लोग ये पावरफुल होते हैं, और दोनों बराबरी की संख्या में होने के कारण दोनों के पास सत्ता रहती है स्टार्टिंग टाइम में। और जैसे कि आप लोग जो कुछ मूवमेंट में बताऊं बौद्धों के, आप लोग अराजकता वाले, ये मतलब कि ऐसे कुछ मूवमेंट जो बौद्धों को दिखाए कि वो अराजकतावादी हैं, जिसमें 769 मूवमेंट बहुत फेमस है। ठीक है, तो इसके बाद में आगे हम बात करते हैं कि जब स्टेट आज़ाद हो जाता है तो सब में एक गांधी होता है आज़ाद कराने वाले, एक गांधी जरूर होते हैं, सम्मानपूर्वक गांधी जी होते हैं। तो क्या होता है, सब में, सब राष्ट्रों में एक ऐसा महान व्यक्तित्व होता है जिसकी मुख्य भूमिका रहती है। उसी प्रकार जैसे कि भारत में हमारे मोहनदास करमचंद्र गांधी जी हैं, और हमारे बांग्लादेश में अवामी लीग के नेता मुजीबुर रहमान जी हैं, मुजीबुर रहमान साहब रहे। और उसी प्रकार बांग्लादेश में भी आंग सांग एक वहाँ के गांधी के रूप में जाने जाते हैं। आंग सांग क्योंकि जनरल थे सेना के, और वो डेमोक्रेसी चाहते थे, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं बन पाती है, और ये जुंटा का शासन आता है। 1962 में निर्वाचित सरकार बनती है, और इस निर्वाचित सरकार का समर्थन संघ के द्वारा किया जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम में बौद्धिस्ट होते हैं, और कई वहाँ पर 25-30 छोटे छोटे अन्य समुदाय भी होते हैं, जिनमें रोहिंग्या होते हैं, संघ होते हैं, शक होते हैं, और कई सारे छोटे छोटे वहाँ पर समुदाय या ट्राइब रहते हैं, जिनमें रोहिंग्या का नाम हम काफ़ी जानते हैं, क्योंकि उन्होंने भारत में घुसे हुए हैं, जिनको रोहिंग्या विद्रोही हम या रोहिंग्या मुसलमान के नाम से जानते हैं। तो मेजोरिटी में वहाँ पर वैसे बौद्धिस्ट ही हैं। ठीक है, तो क्या होता है, मैंने चर्चा की कहाँ तक, कि रोहिंग्या के कारण वो लोग सपोर्ट करते हैं किसका, 1962 के चुनाव में। वहाँ पर निर्वाचित सरकार होती है, चुनाव वाला नहीं कहेंगे, निर्वाचित सरकार होती है 1962 में। तो क्या होता है कि किससे समर्थन से, वो संघ के समर्थन से सत्ता में आते हैं जुंटा। तो जुंटा सरकार में रहते हैं, तो क्या बोलते हैं, वहाँ के आंग सांग जो होते हैं, तो उनकी अपने बेटी और पत्नी को सुरक्षा को लेकर के, भारत के टाइम पे नेहरू जी थे, तो 1950 में नेहरू जी से अच्छे मित्र थे उनके, नेहरू जी। तो उनसे ये समझौता करते हैं, मित्रता संधि करते हैं, और राजदूत बना करके अपनी पत्नी को इंडिया भेज देते हैं सिक्योरिटी के पर्पज़ से। जैसे हम लोग आज सिक्योरिटी के पर्पज़ से भग जाते हैं, यूके रहेंगे, यूएस चले जाएंगे, तो वो बोलेंगे कि हम लोग स्वतंत्रता, हमारे इधर अधिकार हैं, किसी को कोई पकड़ नहीं सकता, स्वतंत्रताएं हैं कोई। तो इस तरीके से वो लोग सुविधाएं देते हैं, तो ऐसा है भी। तो फिर क्या होता है, आंग सांग उनकी जो पत्नी होती है वो भारत का राजदूत नियुक्त कर दी जाती है, और यहीं पर उनकी जो बेटी रहती है आंग सांग सू की, जो कि इस टाइम पर एनडीसी की एक मुख्य नेता के रूप में या पार्टी प्रेसिडेंट के रूप में जानी जाती हैं। तो क्या बोलते हैं, आंग सांग सूकी जो होती हैं, वो यहीं पर दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज से पढ़ी हुई होती हैं। फिर इसके बाद में क्या, हाँ, पहला राष्ट्र में जुंटा शासन रहता है, तो लोग जब जुंटा शासन काफ़ी समय तक रहा ना, तो लोग इससे परेशान हो जाते हैं। फर्स्ट राष्ट्रव्यापी मूवमेंट होता है, जिसे हम 8888 के नाम से जानते हैं। अब आप लोग इसका बताइएगा क्या मतलब है 8888 का। 88 का मतलब है 8 तारीख 8वां महीना 1988। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ब्रूटल फॉर्म होता है। तो और 1990 में चुनाव में दबाव के कारण 1990 में ये लोग चुनाव भी करवाते हैं। ठीक है, अब ये जब 1990 में चुनाव होता है वहाँ पर, तो जुंटा की पॉलिटिकल पार्टी जो यूएसडीसी थी, वो भी सरकार में उतरती है, और आंग सांग सूकी की जो पार्टी होती है आंग सांग की, वो भी सरकार में उतरती है, जिसे हम एनडीसी कहते हैं। और यूएसडीपी जो उसकी पार्टी होती है, जुंटा भी अपनी पार्टी बनाए हुए है, तो उसकी भी पार्टी उतरती है, जिसे हम यूनियन सॉलिडरिटी
एंड डेवलपमेंट पार्टी कहते हैं। तो वो भी इस सरकार दोनों चुनाव लड़ते हैं, लेकिन एनडीसी को भारी बहुमत प्राप्त होता है। तो जुंटा इस चीज़ को नहीं मानता है, मतलब कि चुनाव को कैंसिल कर देता है 1992 में। फिर अब यहाँ पर थोड़ा वेट करते हैं, अब इस चीज़ को थोड़ा रोकते हैं। अब कहते हैं भारत से रिलेशन के बाद, बाकी की भारत से रिलेशन 1990-91 से शुरू होते हैं। तो 91 से 92 से क्यों शुरू होते हैं? 1992 से भारत से रिलेशन स्टार्ट होते, क्योंकि 90 तक हम लोग बंद रहते हैं, 91 तक। तो जैसे खुली अर्थव्यवस्था में हम लोग प्रेजेंट करते हैं, मतलब कि बढ़ते हैं खुली अर्थव्यवस्था की ओर। तो हम लोग 1992 में 92 ठीक है। तो 1992 में हम लोग क्या बोलते हैं, वहाँ के लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत म्यांमार से संबंध अच्छे करने की कोशिश स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। अब एक जनरल आते हैं वहाँ पर, जो थोड़ी उदार प्रवृत्ति के रहते हैं, कि वो चाहते थे कि यहाँ पर डेमोक्रेसी आए। और उनका जनरल थानसुवे नाम था, जनरल थानसुवे के नाम से जानते हैं। वो 2003 में रोड मैप टू डेमोक्रेसी रखते हैं, रखते हैं क्योंकि जनरल ये थोड़ी उदार प्रवृत्ति के रहते हैं। ठीक है। तो इसके बाद में क्या बोलते हैं, 2007 में जो होता है एक नए फिर से रेवोल्यूशन होता है 2007 में, जिसे हम सैफ्रॉन रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। और क्योंकि पहला जो रेवोल्यूशन 8888 वाला हुआ था, उस टाइम पे इंटरनेट नहीं था, तो लोग इतना नहीं जान पाए थे, या देशव्यापी नहीं हो पाया था, मतलब कि ज़्यादा दुनिया में नहीं फैला था। लेकिन ये 2007 का जो रेवोल्यूशन होता है, जिसे हम सैफ्रॉन रिवोल्यूशन कहते हैं, तो पूरा इंटरनेट के कारण पूरी दुनिया इसको देखती है, जानती है, समझती है। तो ज़्यादा संघर्ष बहुतों से होता है, तो समझती है दुनिया। तो इससे क्या होता है कि उन पर प्रेशर पड़ता है, और 2008 में लोग रेफरेंडम कराते हैं कि यहाँ पर लोकतंत्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और जनता भारी बहुमत से सपोर्ट करती है कि यहाँ पर लोकतंत्र होना चाहिए। 2008 में रेफरेंडम होता है, आप लोग याद रखिएगा। तो 2010 में यहाँ पर चुनाव होते हैं। चुनाव में एक ही पार्टी रहती है, यूएसडीपी। और एनडीसी चुनाव में क्यों नहीं रहती है? क्योंकि ये अपने आरपी एक्ट में प्रावधान करते हैं कि दूसरी वह पार्टी चुनाव लड़ सकती है जिसके अध्यक्ष पर एक भी मुकदमे शामिल न हो। लेकिन जुंटा को मालूम था, मतलब कि वो क्या बोलते हैं, हाँ, जिस पर एक भी मुकदमे शामिल ना हो। तो क्या बोलते हैं, तो वही, मतलब कि वही पार्टी प्रेसिडेंट चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा था। तो क्या जो वहाँ पे उस टाइम आंग सान सूकी थे, शायद आंग सूकी थे। तो आंग सूकी साहब, जो भी वो पार्टी प्रेसिडेंट रहे हों शायद, तो क्या बोलते हैं, उन्होंने अपना पद नहीं छोड़ा। ये एक मेन बात थी ना। अगर उनके ऊपर मुकदमे दर्ज थे, तो किसी ऐसे व्यक्ति को पार्टी प्रेसिडेंट बना करके उसको चुनाव में उतार देते, लेकिन नहीं उतारे, क्योंकि उनको अपनी सीट से कुछ ज़्यादा लगाव था। और ऐसा माना जाता है ना कि अगर कुछ लोग उस पार्टी से न जुड़े रहे ना, तो पार्टी समाप्त हो जाती है, जिस कारण से कोई और सत्ता में बैठता उसमें। आगे चल करके आंग सान सूकी ना, पता है किस पर विश्वास दिखाती हैं? कोई उनको अपना विश्वास का व्यक्ति नहीं मिलता, क्योंकि वो लोग, जुंटा के लोग वहाँ पर आकर के अंदर से खोखली करना स्टार्ट कर देंगे ना पार्टी को। ऐसा अगर किसी को विश्वास दिखाकर वो बैठाते हैं, तो पता है आंग सान सूकी किसको, मतलब ये पार्टी प्रेसिडेंट एक बार अगर मौका मिलता है तो किसको बनाती हैं पता है? वो अपने ड्राइवर पर विश्वास करती हैं, ड्राइवर को मतलब कि एक प्रेसिडेंट बनाती हैं, पार्टी प्रेसिडेंट। तो उस मतलब कि वही प्रेसिडेंट बनते हैं जुंटा में, उस पर विश्वास करती हैं। भले वो मतलब कि क्या बोलते हैं, एक खोखली सरकार रही हो, भ्रष्टाचार वाली सरकार रही हो, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो उसी प्रकार है जिस प्रकार से आज कांग्रेस का गांधीवाद में होना अनिवार्य है। मतलब कि कांग्रेस में गांधी परिवार का होना अनिवार्य है। अगर कांग्रेस से गांधी परिवार हटती है ना, तो जो एक मजबूती है, जो उनकी एक चली आ रही एक परंपरा है, मतलब कि वो समाप्त हो जाएगी। इतने बड़े पार्टी में कुछ, मतलब कि बहुत ही होनहार व्यक्ति भी होते हैं। ऐसी बात नहीं कि पुरानी पार्टी सत्ता में नहीं है तो वो मतलब कि सब बेकार होगा ना। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही ईमानदार, जैसे AK एंटनी जी हैं, और हमारे वो क्या बोलते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग हैं। तो उसकी बात क्यों यहाँ पर करते हैं।
तो फिर क्या होते हैं, आंग सान सू की अध्यक्ष पद नहीं छोड़ते हैं। विश्वास होता है जुंटा को, इसीलिए वो जुंटा ये वाला प्रावधान रखती है कि वो लोग अपना पार्टी नहीं छोड़ेंगे, मतलब कि पार्टी का पद नहीं छोड़ेंगे। फिर क्या होता है, 2012 में 43 सीटों पर उपचुनाव होने होते हैं कि मतलब कि तो वो जो आरपीए वाला प्रावधान था तो उसे पता जुंटा हटा देती है कि 43 सीटों पर चुनाव होने, सरकार थोड़ी बना लेंगे, तो इसमें पूरा एनडीसी उतरती है चुनाव में, तो मतलब कि आरपीए हटा दिया जाता है, तो पूरी की पूरी सीटें एनडीसी जीत जाती है, 43 की 43 सीटें जीत जाती है। फिर क्या होता है, 2015 में चुनाव होते हैं, एनडीसी को 5 साल काम करने का मौका दिया जाता है। जुंटा ने 5 साल काम करने का मतलब कि 2015 वाले चुनाव होते हैं 15 से 20 तक का, इसमें जो चुनाव होता है तो उसमें एनडीसी को काम करने का मौका दिया जाता है। और ये दुनिया को, मतलब कि जो जुंटा थे से जुंटा से मेरा तात्पर्य समझ रहे हो आप लोग, जुंटा का मतलब कि मेरा कहना क्या है, जुंटा बार बार कह देता हूँ कि जुंटा और वर्सेस आंग सान सू की, ये दो पार्टियां हैं, जुंटा को रिप्रेजेंट यूएसडीपी करता है। तो जुंटा है कि जुंटा एक सैन्य शक्ति है, जो वहाँ पे सैन्य पावर है, तो वो उसकी खुद की पार्टी है, मतलब कि जो वहाँ पर सैन्य सत्ता है उसकी अलग से पार्टी है, जिसे हम यूएसडीपी कहते हैं, जिसे हम जुंटा कहते हैं, ठीक है। तो वो हुआ, तो ये लोग मौका देते हैं एनडीसी वालों को, तो आप लोग एक बार सरकार बनाइए, क्योंकि ये लोग ऐसा चाहते थे कि ये लोग आएंगे सिस्टम में और भ्रष्टाचार करेंगे, तो जनता इनको अगली बार फिर से चुनाव होगा तो उसमें मतलब कि जनता इनको नहीं चाहेगी और ये मतलब कि हट जाएंगे सरकार से। लेकिन ऐसा नहीं होता है, मतलब कि 2024 से 25 तक, 2014 मतलब कि 14 से क्या बोलते हैं, हाँ 20 तक ये लोग सरकार में रहते हैं। कौन, अब जुंटा नहीं रहते उनको, मतलब कि ये लोग कहते हैं आप लोग सरकार चलाइए, तो ये एनडीसी सरकार में आती है। और पता है ये इतिहास की सबसे भ्रष्टतम सरकार में से एक मानी जाती है, 2014 से मतलब कि 15 से और 20 तक के लिए म्यांमार की सरकार, ठीक है। म्यांमार में प्रेसिडेंशियल सिस्टम आता है, सो कि प्रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जुंटा ने संविधान में संशोधन किया है कि जो किसी देश के प्रति सहानुभूति रखता है वह नहीं बन सकता है। मतलब कि फिर इसके बाद में 2000 जब वो होते हैं तो संविधान के बारे में मैं थोड़ी बाद में चर्चा करता हूँ, इनके संविधान के बारे में, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पावर या काफ़ी शक्तियाँ इस जुंटा के पास है, मतलब कि सेना के पास है। तो क्या होता है, एक बार मतलब कि इनको पार्टी प्रेसिडेंट जब बनाना होता है तो सूकी प्रेसिडेंट नहीं बन पाती, क्योंकि एक ऐसा प्रावधान है कि जुंटा का संविधान संशोधन किया कि जो किसी देश के प्रति सहानुभूति रखता है वह प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। तो पता है जुंटा मतलब कि सूकी किसी प्रेसिडेंट बनाती हैं 2014 से क्या बोलते हैं, हाँ 15 से 20 तक किसी प्रेसिडेंट बनाती है आंग सान सू की, पता है वो आंग सान सू की, पता है ना लेडी किसकी थी, आंग सान की लेडी, मतलब कि पुत्री होती है आंग सान सू की। तो ये अपने ड्राइवर को वहाँ पर प्रेसिडेंट बना देती हैं 5 साल के लिए। तो और ये उनकी कठपुतली मात्र था, जो कहती थी वही होता था, लेकिन भारत में ये सब नहीं होता है। तो फिर इसके बाद में क्या कहें, 2020 में फिर से चुनाव होते हैं और फिर से बहुमत पा जाती है एनडीसी। इतनी करप्टेड सरकार होने के कारण फिर से अब बार बार थोड़ी झेल पाएगी जुंटा उनको फिर से पलट देती है, सत्ता परिवर्तन होता है, अगेन एनडीसी बहुमत पाने के कारण जुंटा का तख्ता पलट करती है, पुनः सत्ता में आ जाती है। संविधान, अब इसमें कुछ संविधान में त्रुटियां हैं, उसको लेकर के थोड़ी चर्चा करते हैं, क्योंकि बिना त्रुटि के हम लोग समझ नहीं पाएंगे कि क्या क्या त्रुटियां हैं हम उनके संविधान में, जिसके कारण से मतलब कि ये सब क्यों कर पाते हैं, जुंटा को इतनी पावर कैसे दी गई। तो जुंटा ने संविधान बनाया था 2008 में, ठीक है। और संविधान में क्या रखा, उनकी जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसे स्पेलिंग में बोल रहा हूँ, उनकी संसद को क्या कहते हैं, HLUTTAW, ये बोलते हैं उनकी संसद को। तो उसमें क्या क्या प्रावधान है उनके संविधान में, मुख्य प्रावधान के बारे में मैंने बात करूंगा। तो इसमें क्या क्या प्रावधान है, 25% सेना की सीटें, मतलब कि जितनी सीटें हैं 25% सेना के लिए पहले से आरक्षित कर दी गई हैं, मतलब कि ये सेना की ही सीटें रहेंगी। अब बताओ 75% सीटें में चुनाव होंगे, ठीक है। अब सुपर मेजोरिटी, कुल संख्या 3/4, 3/4 मेजोरिटी का संविधान बदलेगा। अगर कोई भी आपको संविधान संशोधन करना है तो 3/4 सुपर मेजोरिटी होना चाहिए, 3/4।
मतलब कि यहाँ पर हम लोग 2/3 लाते हैं जब मेजोरिटी के साथ में, और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा पाते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या है, 3/4 बहुमत के साथ में आप लोगों को ये करना होगा। 24% ऑलरेडी सेना के पास रखी हैं, इसीलिए तो संविधान संशोधन करना काफ़ी कठिन होता है यहाँ पे। तो इस प्रकार से, और यहाँ पर क्या है कि डिफेंस और होम अफेयर्स अर्थात ब्यूरोक्रेसी और बॉर्डर अफेयर, मतलब कि जो बॉर्डर किनारे किनारे हैं ना इलाके कहीं का, ये इंडिया से पार लगता है, थाईलैंड, लाओस और जितने भी कंट्री हैं, तो इनसे चाइना है, इन सब चीज़ों से। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होता है कि इन सब चीज़ें किसको, उसको जुंटा को दी गई हैं, मतलब कि सेना को दी गई हैं ये सारी शक्तियाँ। अब बताओ, डिफेंस उन्हीं के अंदर में है, रक्षा उन्हीं के अंदर में है, ब्यूरोक्रेसी पूरी उन्हीं के अंडर में है, और फिर इसके बाद में क्या बोलते हैं, तो बॉर्डर अफेयर्स उन्हीं के अंडर में है, मतलब कि विदेश नीति भी उन्हीं के अंडर में। फिर इसके बाद में 25% ऑलरेडी सीटें उन्हीं के पास हैं। सुपर फोर मेजोरिटी चाहिए 3/4 की, तभी कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा। ये 4 चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये 4-5 चीज़, फिर इसके बाद मार्शल लॉ का प्रावधान करती है जुंटा, मतलब कि जुंटा को यह पावर दी जाती है कि अगर, मतलब कि जैसे कि अगर जुंटा को लगे कि यहाँ पर मतलब कि सैन्य शासन की आवश्यकता है, या सही से काम नहीं हो रहा है, या कुछ ऐसे देश विरोधी गतिविधियाँ हो रही हैं, अगर जुंटा चाहती है तो क्या बोलते हैं, वहाँ पर मार्शल लॉ लगा सकती है, ठीक है। भारत में अभी मार्शल लॉ नहीं लगा है, तो वहाँ मार्शल लॉ लगा करके ये सत्ता को परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान उनको दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे, मैंने कहाँ तक बात कर ली, 20-25 तक बात कर ली, 20 तक, ठीक है। इसके बाद में जुंटा सरकार में आती है, और एनडीसी भी हो जाता है यार, और कुछ चीज़ें। हाँ, अब भारत थोड़ी उनकी अपनी आर्थिक नीति के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। भारत उससे आखिर जुड़ा क्यों, उनके पास क्या मतलब कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसके कारण हम लोग उनसे अट्रैक्ट हुए। तो उनके पास अनुमान है कि दुनिया का 10वां सबसे बड़ा तेल भंडार उन्हीं के पास होने की आशंका है। इस वजह से भारत वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी किया। सेकेंड बेस्ट क्या बोलते हैं, आर्मी है उन्हीं के पास। सेकेंड बेस्ट ये साउथ ईस्ट एशिया की आर्मी भी है उन्हीं के पास। और क्या बोलते हैं, और इस कारण से ये भारत का एक अच्छा पार्टनर बना हुआ है। और भारत के संबंध, अब ये बताओ भारत के संबंध रहेंगे किससे, मतलब कि एनडीसी से अच्छे रहेंगे कि उससे बोल यूएनएसडीसी से अच्छे रहेंगे। भले एनडीसी की नेता जो हैं वो भारतीय सपोर्टर हैं, भारत में पढ़ी हुई हैं, लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ दी दिल्ली से, और दिल्ली मतलब कि भारत को अच्छी तरीके से जानती हैं, भारत के प्रति सिंपैथी है, हर चीज़ है। लेकिन वो हमारी गवर्नमेंट जो है उनके साथ काम, जब वो सत्ता में रहेंगे तभी तो काम कर पाएंगे। हम लोग तो ब्यूरोक्रेसी चलाने हैं, तो हम लोगों की बात सीधे पता है किससे होती है, वहाँ भी झुंडा गवर्नमेंट से होती है। क्योंकि उन लोगों को की चीज़ की आवश्यकता होती है, जैसे उन लोगों की वेपन्स की आवश्यकता होती है, हथियारों की। हम लोग ये सब डील उनसे मतलब कि निर्यात भी करते हैं उन लोगों को, ठीक है। उनको तो ये हथियार मिल जाते हैं हमसे, और हमारे उनके रिलेशन भी ठीक ठाक हैं जुंटा के। तो हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं, जो भी सत्ता में रहेगी सपोज सपोर्ट करना ही होगा, क्योंकि हमके अगर रिलेशन चलाने हैं। वही हाल अभी पंजाब क्या बोलते हैं, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, लेकिन अब सरकार बदल चुकी है। आज फरवरी का 17 फरवरी है, और चुनाव परिणाम भी आ चुके हैं। जैसे कि बांग्लादेश में चुनाव हो चुके हैं, 12 फरवरी को होने थे, रिजल्ट भी आ गए हैं। तो उसमें क्या हुआ कि बीएनपी सत्ता में आ गई है, जो कि खालिदा जिया की पार्टी हुआ करती थी, उन्हीं के बेटा हैं जो कि सत्ता में आ गए। उन्होंने कहा है कि हम इंडिया और यूएस के साथ में संबंध अच्छे करने की बात, मतलब कि संबंध अच्छे करेंगे, और भारत से काफ़ी सारे रिलेशंस स्टार्ट हो गए हैं। तो जो भी सत्ता में रहे, हमें ऐसा कुछ नहीं है कि इन्हीं के साथ मिल करके चलना है। खालिदा जिया रहें चाहे शेख हसीना रहें, कोई भी रहे, तो लेकिन अच्छा है कि वो जो पार्टी जो उन्होंने चुनाव जो वहाँ पर थी, जनता ने दिखाया कि किसको सत्ता में होना चाहिए था, ठीक है। तो वीडियो शायद मुझे लगता है कि यहाँ पर अब लगभग पूरा हो चुका है, ठीक है। धन्यवाद। तो वीडियो कैसा लगे कमेंट में फिर बता दीजिएगा। धन्यवाद।